हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, तो कंसेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की उदाहरणा, उसको हम जो हमारा थोड़ा ही रहा टॉपिक अब वैसे कंप्लीट हो चुका है। मांग के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं, मांग के प्रकार हम पढ़ चुके हैं, मांग की अर्थ परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने मांग के नियम को भी कंप्लीट किया है। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? वो चल रहा था कि मांग के नियम के लागू होने के जो तत्व थे उसके बारे में पढ़ रहे थे हम। मांग के नियम के जो मांग का नियम था, मांग का नियम क्या था? मांग का नियम वो था कि अन्य बातें समान रहने पर या स्थिर रहने पर, अन्य बातें स्थिर रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा कम हो जाती है, और जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। और यही कीमत और मांग में जो विपरीत या प्रतिलोम संबंध होता है वही क्या होता है? मांग का नियम होता है। ये नियम लागू क्यों होता है? इस चीज के अंदर हमने एक दो प्रभाव, आय प्रभाव पढ़ा था, प्रतिस्थापन प्रभाव पढ़ा था। आगे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। देखो, एक इसका कारण ये भी होता है, हमने दो पढ़ चुके हैं उससे पहले, आय प्रभाव पढ़ चुके हैं, हम प्रतिस्थापन प्रभाव को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तीसरा है, मान लो, देख लो, जब वस्तु की कीमत, एक बात लिखता हूं मैं, जब वस्तु की कीमत कम होती है, देखो, जब वस्तु की कीमत कम होती है, कम में लेके चलते हैं, तो बहुत से, देखो, जब वस्तु की कीमत मान लेते हैं 20 थी, अपने पहले उदाहरण लेते हैं, फिर अपने आप पता चल जाएगा, जो 20 रुपए थी, ठीक है, 20 रुपए कीमत थी, तो ए, बी, सी और डी मान लेते हैं, तीन चार उपभोक्ता थे। ठीक है। इसका जो बजट था वो 30 रुपए था, इसका 20 रुपए था, इसका 15 था, इसका 10 था। अब मेरे को आप यहाँ पर डिसाइड कर दो भी इनमें से कौन से उपभोक्ता जो इस वस्तु को खरीद सकते हैं। कोई एक्स वस्तु है, उसकी जो प्राइस है, जो कीमत है, एक्स वस्तु है, वो 20 रुपए के बराबर है। आप देख कर बता सकते हो ए उपभोक्ता भी खरीद सकता है इसको और बी भी खरीद सकता है, ये दो नहीं खरीद सकते, ये दो नहीं खरीद सकते। यदि मैं कह दूं इसकी कीमत कम हो गई, 10 रुपए हो गई, क्योंकि मैंने ये लिखा है कि कीमत कम होती है, कम होती है, मान लो 10 हो गए, तो वे चारों, ये भी खरीद सकता है, ये भी खरीद सकता है, ये भी खरीद सकता है और ये भी खरीद सकता है। इसका मतलब कीमत सस्ती होने पर, मतलब कम होने पर वस्तु सस्ती हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत से उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो उससे पहले वस्तु नहीं खरीद पाते थे, वो भी क्या होते हैं? वस्तुएं खरीदने शुरू कर देते हैं। वस्तुएं भी ऐसे उपभोक्ता जो वस्तुओं को नहीं खरीद पाते थे, वस्तुओं को नहीं खरीद पाते थे, वो भी खरीदने लग जाते हैं, खरीदने लग जाते हैं। देखो, ये एग्जांपल मैंने दिया था, बिल्कुल यही सूट कर रहा है। यानी उससे पहले सिर्फ दो ही उपभोक्ता वस्तु खरीद रहे थे, ये दो नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि इतना उसके पास बचत नहीं था, पैसा नहीं था। लेकिन जैसे ही कीमत कम हुई तो अब ये चारों खरीद पा रहे हैं, यानी जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे वो भी अब क्या कर रहे हैं? वस्तुओं को खरीद रहे हैं। इसी कारण देखो, पहले तो इस बाजार में सिर्फ दो ही वस्तु की मांग थी, ए और बी खरीदता था, अब कितनी हो गई? चार की, यानी ए, बी, सी, डी तीनों खरीद रहे हैं। तो देखो, कीमत कम होती है, कीमत कम होती है तो मांग बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? दो से बढ़कर कितनी होगी? चार होगी। क्यों बढ़ी? क्योंकि वस्तु सस्ती होगी, और अब वो भी उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने शुरू कर दी जो पहले वस्तु नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि अब वो पहले उनके पास इतना बजट नहीं था। अब कीमत कम हो गई तो अब उसके पास इतना बजट है कि वो सभी उपभोक्ता वस्तु खरीद सकते हैं। सभी खरीदेंगे तो मांग तो बढ़ेगी। पहले तो बाजार में सिर्फ दो ही उपभोक्ता वस्तु खरीद के लाते थे, एक्स वस्तु, अब ये चारों खरीद के लाएंगे। चारों लाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, यानी कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं आगे हम। देखो, मांग का नियम लागू होने का एक कारण और है, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं हम, छोटा सा ही है। भी जब वस्तु की कीमत सस्ती हो जाती है, वस्तु की कीमत या कम हो जाती है, तो उसका एक से ज्यादा या एक से अधिक कार्यों में
प्रयोग करना शुरू कर देते हैं या उपयोग करना शुरू कर देते हैं। ये कैसे? मान लो कोई किसी चीज वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, उसका हम फिर एक देखो जैसे चीनी है, चीनी का उदाहरण लेते हैं हम। चीनी महंगी है, गुड़ सस्ता हो गया बिल्कुल। अपने थोड़ा देखते हैं, सिर्फ चीनी है, गुड़ है, ये सस्ता हो गया, ये सस्ता हो गया ना, तो इसका हम बहुत से कार्यों में यूज, पहले तो इसको नहीं लेते थे हम क्योंकि ये महंगा था, इसके कारण इससे अच्छा हम चीनी खरीद लें ताकि हमें हर चीज़ में आसानी रहे, बढ़िया वस्तु ले आए। लेकिन जैसे ही गुड़ की कीमत सस्ती हुई तो हमने फिर गुड़ का एक से ज़्यादा कार्यों में यूज करना शुरू किया। इससे ही चाय बनाने लग गए, इससे ही कोई मीठा जो पदार्थ बना रहे हैं वो बनाने लग गए, या इससे ही कोई जैसे आप कोई चावल वगैरह बनाते हो तो भी कुछ भी कहीं मीठे के रूप में यूज करते हो। यानी अब गुड़ को हम एक से ज़्यादा, पहले तो चाय चीनी से बनाते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, चाय गुड़ से ही बनाना शुरू कर दिया। इसका मतलब गुड़ से अगर इतने वस्तुओं का यूज करेंगे हम तो गुड़ तो ज़्यादा ही चाहिएगा, कम थोड़ी चाहिएगा। जो वस्तु का हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, पहले तो सिर्फ इसको हम देखो, इससे हम चाय बनाते थे, मीठा वगैरह इससे ही तैयार करते थे हम। इसको तो घर पर इसलिए लाते थे ताकि थोड़ा बहुत कभी भी जैसे खाना वगैरह खाने के बाद हम थोड़ा मुंह मीठा करने के काम आ जाता था ये, ठीक है। लेकिन जब गुड़ की कीमत कम हुई, ये गुड़ बहुत सस्ता हो गया, अब हम इसका बहुत से कार्यों में यूज करना शुरू कर दिया, तो अब हमें थोड़े से काम नहीं चलेगा, ज्यादा गुड़ घर पर लाना पड़ेगा, और ज्यादा लाने पड़ेगा इसका मतलब कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है, क्योंकि अब हम एक से ज्यादा कार्यों में उनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। बात समझ गए? जब भी कोई वस्तु सस्ती होती है ना, फिर हम उसको एक से ज्यादा कार्यों में उपयोग करना शुरू कर देते हैं, और जब एक से ज्यादा कार्यों में लगाएंगे तो वो वस्तु तो हमें ज्यादा ही खरीद के लानी पड़ेगी, यानी कीमत कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ये तो मांग का नियम है। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं। ये हो गया आपके मांग के प्रभावी होने के कुछ तत्व, मांग के नियम के, ठीक है। और मांग का नियम जहां तक, वहां पर आपको यही बात याद रखनी है, वस्तु की मांग और कीमत में जो विपरीत संबंध होता है, ठीक है। वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत संबंध, जैसे कीमत बढ़ने पर मांग घटे, कीमत घटने पर मांग बढ़े। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मांग के नियम के अपवाद। इसको ध्यान से देखो आप, मांग के नियम के अपवाद। कि जो मांग का नियम है क्या कहता है, कीमत घटने पर मांग बढ़े और कीमत घटने पर मांग मात्रा बढ़े, ठीक है। इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद वो होते हैं जिसके अंदर ये नियम लागू नहीं होता। देखो हर जगह सिद्धांत नियम लागू होता है। ये कोई वस्तु कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटा देते हैं, जब कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ा देते हैं। लेकिन बहुत सी कोई कारण हो सकता है, बहुत से ऐसे तत्व है, फैक्ट है जिसके कारण ये नियम लागू नहीं होता। यानी कीमत घटने पर मांग बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है, और कीमत बढ़ने पर मांग घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है। यानी उल्टा संबंध नहीं रहता। इसका मतलब देखो, मांग का नियम तो आपको ये कहता है, मांग का नियम भी कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध है, विपरीत। और जहां पर विपरीत न हो वो मांग के नियम के अपवाद है। यानी विपरीत होगा, इसका मतलब मांग के नियम के अकॉर्डिंग चल रहा है, मांग के नियम के जो नियम है, सिद्धांत है, उसके अनुसार चल रहा है वो। लेकिन जहां पर ये विपरीत नहीं रहता, फिर कुछ और संबंध हो जाता है, प्रत्यक्ष संबंध हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं मांग के नियम के अपवाद। उस अपवाद में हम पढ़ेंगे, पहला तो अपवाद आपका, आप ये सिंपल सी लाइन में कह सकते हो, जहां मांग का नियम लागू नहीं होता। बस छोड़ो और बात, सिर्फ ये लाइन याद रख लो। ये ऐसे कौन कौन सी बातें, कौन कौन से तत्व है जहां पर मांग का नियम ही लागू नहीं होता। इसके अंदर पहला है आपका गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु, देखो गिफिन वस्तु वो होती है तो घटिया वस्तु होती है, ठीक है। एक तो होती है सामान्य अच्छी वस्तु होती है, एक जैसे मान लो दाल लेते हैं, एक तो देसी घी का यूज करते हैं हम घर में, एक हम डालडा घी का यूज करते हैं। इन दोनों में उच्च बढ़िया वस्तु कौन सी है? देसी घी। डालडा कौन सा है? गिफिन वस्तु है, थोड़ी घटिया वस्तु है उससे, ठीक है। और गिफिन वस्तु है वहां पर ये मांग का नियम लागू नहीं होता, ध्यान रखना।
गिफिन वस्तुओं के अंदर ये मांग का नियम लागू नहीं होता। कैसे नहीं होता? यदि इन वस्तुओं की कीमतें घटती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। देखो, मांग का नियम तो कहता है कीमत घटने पर मांग बढ़नी चाहिए, लेकिन गिफिन वस्तु में ऐसा नहीं होता। गिफिन वस्तु में अगर कीमत कम होती है तो मांग कम होती है, और कीमत अधिक होती है तो मांग भी क्या होती है? अधिक होती है। यानी इसमें उल्टा संबंध नहीं होता, विपरीत संबंध नहीं होता। इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं? मांग के नियम का अपवाद बोलते हैं। यानी यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। समझिए ना बात? यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता, इसी कारण गिफिन वस्तु है वो मांग के नियम का अपवाद है। क्योंकि इसके अंदर जो वस्तु की, देखो ये घटिया वस्तु होती है, इसकी चाहे कीमत कितनी कम हो जाए तो क्या उसका ज्यादा यूज करेंगे? घटिया वस्तु का कौन यूज करना चाहता है? कोई नहीं करेगा। कीमत कम होगी तो ही मांग कम होगी, कीमत बढ़ जाएगी तो मांग अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि और अन्य वस्तु हम खरीद नहीं पा रहे। एक जो सामान्य वस्तु है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया देसी घी और डालडा का, देसी घी हम खरीद नहीं पा रहे, तब जाके हमें डालडा खरीदना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी, जो हमें डालडा खरीदना पड़ेगा। अब जो गिफिन वस्तु है और जो सामान्य वस्तु है, दोनों आपके आगे वस्तु आएंगी, उसके अंदर आपको मैं अर्थ बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको ये ध्यान रखना है कि गिफिन वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, यानी जो मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है वो उसमें नहीं होता। यानी कीमत घटने पर ये मांग घट जाती है, बढ़ने पर बढ़ जाती है। उल्टा संबंध नहीं होता, सीधा संबंध होता है। यानी ये मांग का नियम का पहला अपवाद है आपका। उसके बाद सेकंड अपवाद की हम बात करें, सेकंड की बात करें, वो होता है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। देखो, जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती है ना, उसके अंदर मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा बताता हूँ आपको। जैसे हीरा है, सोना है। अब वर्तमान में देखो, सोने की जो कीमत होती है वो प्राइस कहाँ तक पहुंच गई है? 50-60 हजार तक पहुंच चुकी है। फिर भी सोने की मांग ज्यादा बढ़ रही है। देखो, सोने की कीमत बढ़ रही है, फिर भी सोने की मांग ज्यादा बढ़ रही है। मांग का नियम तो ये कहता है आपको कि अगर उसकी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर तो कीमत भी बढ़ रही है, मांग भी बढ़ रही है। इसका मतलब मांग का नियम लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठा सूचक वस्तु होती है, इसके अंदर समाज में हमारा स्टेटस ऊंचा दिखाई, थोड़ा स्तर ऊपर दिखाई देता है। अब जितने 60 हजार का सोना हो गया ना, तो अब लोग उसको ज्यादा पहनेंगे ताकि लोगों को ऐसा लगे ये अमीर व्यक्ति है, इसके पास बहुत सोना है, इसके पास बहुत पैसा है। वो अपने आप को समाज में दिखाना चाहता है, उच्च दिखाना चाहता है। अपने आप को समाज में क्या दिखाना चाहता है? उच्च दिखाना चाहता है। मेरे गांव में एक बंदा था, वो क्या अब भी है। एक बार कहते हैं मटर हुई थी, कम से कम 150 रुपये किलो हुई थी। 150 रुपये किलो मिलने लगी सब्जी के लिए। वो व्यक्ति डेली लेके आता था, और जब अपनी सब्जी बना के जो उसके छिलके थे ना, वो अपने गेट के आगे डाल रखता था, ताकि आने जाने वाले लोग पूछे भी इतनी 150 रुपये किलो वाली सब्जी है वो खाता है। यानी ये दिखाना चाहता है समाज, देखो जितनी कीमत बढ़ी उतना ही वो डेली लेके आता था। ये होती है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, जहां पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोग अपने दिखावटीपन के लिए, आप कह सकते हो दिखावटीपन के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को पूरे, देखो जो भीड़ भड़ाका होता है ना, कभी देख लेना, ब्याह शादी के अंदर होते हैं तो महिलाएं होती है, वो अपने आप से दूसरे से ऊंचा दिखना चाहती है। वो उसने 2 पहने तो मैं 4 पहनूंगी। यानी इस प्रकार वो क्या करती है, जो हीरे सोना होता है उसका ज्यादा यूज करना चाहती है वो। क्यों? क्योंकि सबको पता है भी ये महंगा है, महंगा तो उनका स्टेटस होगा, जो प्रतिष्ठा होगी वो ऊंची हो जाएगी। इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास बहुत सोना है। ऐसी स्थिति में क्या होती है, मांग का नियम लागू नहीं होता। यानी ये भी मांग के नियम का क्या है, एक अपवाद है। क्योंकि मांग का नियम तो कहता है कीमत बढ़ रही है तो मांग घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा संबंध हो रहा है। देखो, कीमत बढ़ भी रही है, मांग बढ़ भी रही है। इसका मतलब मांग का नियम की बात तो इसमें सही हो ही नहीं रही। तो इसी कारण इसको बोलते हैं मांग के नियम का अपवाद। उसके बाद नेक्स्ट करें हम टॉपिक इसका, इसी के 2 नंबर। एक तो आपको हो गया गिफिन वस्तु,
एक आपकी हो गई जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है। उसके बाद पढ़ते हैं हम पढ़ सकते हैं उपभोक्ता तो होता है ना, उसके अज्ञान के कारण भी ऐसा हो सकता है। उपभोक्ता का अज्ञान के कारण भी मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं जो वस्तुएं महंगी होती है वो अच्छी होती है। हमेशा हम ये सोचते, ये हमारा अज्ञान है। हम ये सोचते हैं जो वस्तु सस्ती है ना वो बढ़िया नहीं है, वो घटिया वस्तु है, जो महंगी है वही अच्छी वस्तु है। इसी कारण जिस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, यानी कीमत बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, उस वस्तु को हम अच्छी मानने लग जाते हैं। भाई ये तो इसकी कीमत बढ़ी है, ये सबसे महंगी है, इसका मतलब ये वस्तु अच्छी है। यानी कीमत बढ़ जाती है तो हम उसकी मांग बढ़ा देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा ये अज्ञान है। भी हम ये सोचते हैं कि जो वस्तु सस्ती होती है वो घटिया होती है, वो काम की नहीं होती, उसको नहीं खरीदना चाहिए। और जो वस्तु महंगी होती है, जिसकी कीमत ज़्यादा होती है, वो वस्तु हमेशा ही अच्छी वस्तु होती है, उसको ज़्यादा खरीदनी चाहिए। तो कीमत बढ़ गई तो मांग बढ़ा रहे हैं अपने अज्ञान के कारण, और कीमत घट गई यानी कीमत कम हो गई तो हम क्या करें, कीमत कम होगी तो हम सोचेंगे ये तो घटिया वस्तु है, बढ़िया वस्तु नहीं है, इसलिए इसकी कीमत कम हुई है, तो हम उसकी मांग भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। देखो मांग का नियम तो कहता है कीमत कम होने पर मांग बढ़नी चाहिए और कीमत बढ़ने पर मांग घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। कीमत भी कम हो रही है, मांग भी कम हो रही है, कीमत भी बढ़ रही है, मांग भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक अपने मांग के नियम का अपवाद है। इसके अंदर मांग का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक इसके अंदर आपका है जीवन की अनिवार्य वस्तु। देखो बहुत सी ऐसी वस्तु होती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है, जीवन चलाने के लिए आवश्यक होती है, चाहे वो माने कितनी महंगी मिले उसको हम उतनी मात्रा में खरीदते हैं। आप बताओ पहले गेहूं 400 रुपये क्विंटल आते था, अब 1900-2000 रुपये क्विंटल आता, तो क्या हम गेहूं नहीं खाते, क्या रोटी नहीं खाते, खानी पड़ती है, बिल्कुल खाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पहले डॉक्टर 20 रुपये फीस लेता था और हमें हमारे स्वास्थ्य की जांच कर देता, लेकिन अब 300, 400, 500 रुपये ले रहे हैं, तो क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यानी ऐसी स्थिति में जीवन की जो अनिवार्य होती है, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, जीवन जीने के लिए अनिवार्य होती है, उन वस्तुओं पर कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। देखो मांग का नियम तो आपको वही बात याद रखनी है, ये कहता है कि कीमत अगर बढ़ती है तो मांग कम हो जानी चाहिए, होती है, ये मांग का नियम कहता है। लेकिन जब ये बात मान लेते हैं, हमारे दवा पर ले लेते हैं, हम कहते हैं जाते हैं, अभी आज के टाइम में दवा बहुत महंगी मिल रही है, हम उसको कहते हैं इतनी दवा दे दो, वो कीमत, वो कहेगा इतनी कीमत है इसकी, हम कहेंगे आप तो कीमत बढ़ा चुके हो, ऐसे करो हमें कम दे दो। क्या कम देने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा? चाहे कीमत कितनी महंगी हो जाए, उसकी कितनी महंगी मिले, हमें उतनी वस्तु खरीदनी ही पड़ती है, यानी हम मांग को कम नहीं करते। इसका मतलब ऐसी अनिवार्य वस्तुओं में भी मांग का नियम लागू नहीं होता। आपको क्या करवा दिया मैंने, गिफिन वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता, एक अनिवार्य वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता, उपभोक्ता के अज्ञान के कारण भी मांग का नियम लागू नहीं होता। एक इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक रहा है, वो साथ में बता देता हूँ आपको मैं। तो भविष्य की प्रत्याशा है, या कह सकते हो भविष्य की कीमत परिवर्तन, अगर ऐसी स्थिति हो तो भी मांग का नियम लागू। भविष्य में यानी फ्यूचर के अंदर, मान लेते हैं आज किसी वस्तु की कीमत कम हुई है, कीमत कम हुई है, एक्स वस्तु है, हमें उसको खरीदने जाना है, हमें उसको खरीदना है क्योंकि हमें हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है उससे। एक्स वस्तु को आज उसकी कीमत कम हो चुकी है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता चल चुका है भी आज कम हुई है, भविष्य में यानी कल और परसों, यानी आने वाले 2-3 दिनों के अंदर उसकी कीमत और कम होने वाली है। फिर हम आज उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे, यानी उसकी मांग कम करेंगे। देखो मांग का नियम तो कहता है अगर कीमत कम हो रही है तो मांग को बढ़ा दो, लेकिन भविष्य को देखते हुए हम मांग को नहीं बढ़ा रहे। मांग का नियम तो आपको ये कहता है भी यदि इसकी कीमत कम हो रही है तो मांग को बढ़ा दो, लेकिन हम भविष्य को देखकर इसकी मांग को नहीं बढ़ा रहे बल्कि
घटा रहे हैं, तो मांग का नियम लागू कहाँ हुआ है, कीमत भी कम मांग भी कम। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये होती है आपके मांग के नियम के अपवाद जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये आपका लेसन भी कंप्लीट हो चुका है, मांग कंसेप्ट ऑफ डिमांड, जो आपकी मांग की अवधारणा थी। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट लेसन है, देखो आपके इससे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर है, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो आपको PDF फाइल के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बारे में आपको टोटल जितना मैंने टॉपिक करवाए हैं, जितना मैंने सिलेबस करवाया है, उसके टोटल आपके प्रश्न उत्तर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं मांग की लोच, जो आपका चैप्टर संख्या अध्याय संख्या है 4। अरे 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो परिचय कंप्लीट हो चुका है, एक उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता का संतुलन सामने कंप्लीट हो चुका है, एक आपका मांग की अवधारणा कंप्लीट हो चुकी है। आज जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मांग की लोच। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, मांग की लोच होती क्या है। देखो, लोच माने होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। क्योंकि आप ये मांग के नियम में पढ़ चुके हो, अभी तक हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, आपने मांग के नियम में ये बात पढ़ चुके हो। कौन सी बात? भी जब वस्तु की कीमत कम होती है, कम होती है, तो उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। ये, और जब उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो मांग डिमांड होती है वो घट जाती है। ये चीज हम मांग के नियम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो मांग परिवर्तन हो रही है नहीं हो रही। देखो, कीमत कम हो रही है, मांग बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, मांग घट रही है। इसका मतलब जो मांग में परिवर्तन होता है, मांग में परिवर्तन किसके अनुपात में? कीमत के अनुपात में। जो कीमत में परिवर्तन होता है, या कीमत के अनुपातिक जो मांग में परिवर्तन होता है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, मांग की लोच को ज्ञात करेंगे। भी देखो, इसके अंदर प्रत्येक वस्तु में मांग का अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो परिवर्तन होती नहीं है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो कीमत के कारण परिवर्तन होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, आपको गेहूं का है, पहले 400 रुपये क्विंटल गेहूं आती थी तो भी हम उसको खाते थे, अब 2000 रुपये क्विंटल गेहूं है तो भी खाते हैं, उसकी कीमत का मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। नमक ले लो आप, पहले 2 रुपये जो किलो नमक की एक पाउच आता, थैली आती थी, तभी हम 2 चम्मच डालते थे। अब 10 रुपये आती है, 20 आती है तो भी 2 चम्मच डालते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है अगर नमक सस्ता हो जाए तो 2 की जगह 10 चम्मच डाल लेंगे, महंगा हो जाए तो आधे चम्मच से ही काम चलाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसकी एक फिक्स डिमांड होती है, उतना ही डलता है, वो चाहे महंगा हो चाहे वो सस्ता हो, उसके अंदर तो मांग की लोच होती नहीं है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है इसके अंदर मांग की लोच बहुत ज्यादा होती है। मोबाइल फोन ले लो, पहले महंगे मिलते थे, कुछ ही थे, अब सस्ते हो गए थोड़े, तो एक के पास 2 फोन है। यानी कहने का मतलब एकदम कम हो गई, एकदम ज्यादा हो गई। यानी ये जीवनदायक वस्तु नहीं है, हमारी जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, इसी कारण इसकी मांग है वो कम ज्यादा हो रही है। लेकिन नमक और जो गेहूं है वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है। तो इसके अंदर आप वस्तुएं पढ़ोगे, कौन सी हमारी आवश्यक वस्तु है और उसके अंदर मांग की लोच क्या है, कौन सी प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है उसमें मांग की लोच क्या होती है, कौन सी गफिन वस्तु होती है उसमें मांग की लोच क्या होती है, यानी उसमें परिवर्तन कैसे होता है। ये लोच माने होता है परिवर्तन, और इस परिवर्तन को हम ज्ञात भी करेंगे। इसके अंदर आपके कोई एक आधे जो मैथमेटिक्स के सवाल आएंगे वो सिंपल से ही है, एक सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला याद करना है और वो भी यहीं पर करा देंगे आपको याद, कोई सिंपल कोई बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं मांग के लोच को, शुरुआत करते हैं। लोच के बारे में समझिए, भी परिवर्तन की बात हो रही है जी, किसकी बात हो रही है, परिवर्तन की बात हो रही है। परिवर्तन कैसे निकालते हैं? देखो, परिवर्तन निकालने का इसको हम लेते हैं ईडी से, यानी मांग की लोच। इसका जो आप ये भी लिख सकते हो मांग की लोच, इसका मतलब इसका चिन्ह है वो ईडी है, इसके पेड़ के अंदर ईडी आएगा, डिमांड से संबंधित है लोच। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करें जो आपकी, एक मैं आपको ना एक बिल्कुल ही आड़ू तरीके से, सिंपल तरीके से एक बात बता देता हूँ। आप चाहे हमने उपयोगिता की, अपने सीमांतवर्गता की थी ना, याद आ रही है आपको? सीमांतवर्गता मैंने आपको क्या बताया था, डेल्टा टी यू बटा डेल्टा क्यू।
यानी जो इकाई में परिवर्तन से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसके बारे में पढ़ा था ना हमने। इसका मतलब ये जो लाइन होती है ना, इसके नीचे तो वो आएगा जो पहले परिवर्तन होगा, पहले परिवर्तन होगा। ये अपने पक्का, पहले कोई भी परिवर्तन हो सकता है, इकाई भी हो सकती है, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप। अपने सीमांत लागत पढ़ेंगे, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उत्पादन, सीमांत आगम, सब कुछ पढ़ेंगे हम। लेकिन सब में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ नीचे तो वो इकाई आपको लिखनी है जो पहले परिवर्तन होती है, इससे जो दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी वो आपके, आप ये कह सकते हो इससे अन्य परिवर्तन, यानी जो अन्य जो परिवर्तन, इससे जो परिवर्तन हुआ है इसको हम ऊपर लिखेंगे। बस ये लाइन आपको फिक्स याद रखनी है। यानी इसका मतलब यहाँ पर इकाई पहले परिवर्तन हो रही थी, इसको इसके नीचे लिख दिया। इससे कुल उपयोगिता में बाद में परिवर्तन हो रहा था, उसको ऊपर लिख दिया। तो हमने बिल्कुल आड़ू तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अभी जो पहले परिवर्तन होती है वो हमेशा बटा में लिखेंगे और नीचे लिखेंगे, और जो बाद में उससे जो प्रभाव पड़ता है वो ऊपर की ओर लिख देंगे। जैसे मैंने अभी आप मांग का नियम क्या बताया, देखो कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है, अन्य बातें स्थिर रहते हुए, और कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है। अब सुनो बात, इसके अंदर आपको क्या दिखा है, पहले कौन परिवर्तन हो रहा है, पहले कीमत परिवर्तन हो रहा है, उससे मांग पर प्रभाव पड़ रहा है। पहले कौन परिवर्तन हो रही है, कीमत। तो इसके आधार पर देखो अपने तरीके पर, यानी पहले जो परिवर्तन होता है, पहले कौन होता है, कीमत। तो नीचे कीमत लिख दो बस। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी पहले परिवर्तन किस में हो रहा है, कीमत में हो रहा है, तो मैंने कीमत लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम बात करें, इससे किस पर प्रभाव पड़ रहा है, मांग पर। इसका मतलब पहले कीमत में परिवर्तन हो रहा है, फिर मांग में हो रहा है, तो फिर मांग में हो रहा है तो ऊपर की ओर मांग लिख देता हूं मैं। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, इससे जो मांग में अनुपातिक। देखो मैंने आपको ये क्यों बताया पहले बाद में नीचे ऊपर, ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब एग्जाम में आता है ना उसके बाद भूल जाते हैं क्या होता है, सर कीमत वाला ऊपर लिखेंगे, मांग वाला ऊपर लिखे। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, हमारे हमेशा कल आप जितना भी अपने इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, चाहे पहले लेसन से लेकर वेस्टी समष्टि पढ़ेंगे, वो टोटल आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो पहले परिवर्तन होगा वो तो आपका ये कीमत होगी बस, और जो बाद में परिवर्तन होगा वो होगा मांग, जो आपका मांग में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, यानी जो पहले हो रहा है वो नीचे लिख देंगे, जो उससे प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि मांग में कौन प्रभाव डाल रही है, कीमत डाल रही है। कीमत कम होती है, मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी मांग को किसने बढ़ाया, कीमत ने। इसका मतलब इस पर जो प्रभाव डालेगा ना वो तो ऊपर लिखा जाएगा, जिसने प्रभाव डाला है वो नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके आधार पर आगे हम और चलते हैं। मांग का नियम, अब इसके आधार पर मैं एक बात और बता ही देता हूँ आपको मैं। इसके आधार पर एक इकोनॉमिक्स था जो था श्रीमती रॉबिन्सन, इन्होंने एक बात कही थी, वो पढ़ लेते हैं हम। श्रीमती रॉबिन्सन ने एक स्टेटमेंट दिया था, इसके आधार पर साथ में आपकी परिभाषा बन जाएगी, इसको हम बाद में फॉर्मूला फिर क्या करते हैं। इन्होंने क्या बात कही थी, इन्होंने कही थी मांग की लोच वह होती है, मांग की लोच, ध्यान से देखना बिल्कुल, इसके दापरी परिभाषा बनेगी तभी मैंने आपको यहाँ लिखा रहा हूँ। इसका अर्थ ही है, मीनिंग आप ये लिखोगे। अगर आपको रॉबिन्सन का नहीं लिखना मत लिखो, आप खुद के अर्थ लिख दो, अपना खुद का मीनिंग लिख दो। ये तो आपकी इसके साथ परिभाषा वैसे पूरी कर देते हैं ताकि हमें कंप्लीट नॉलेज हो जाए भी उस व्यक्ति ने जो कहा था और जो हम सोच रहे हैं क्या उनकी सेम ही सोच है क्या। अगर उनकी तरह हम सोच रहे हैं इसका मतलब जो वो मीनिंग वो बता रहे हैं वही हम बता रहे हैं, इसका मतलब हमें वो समझ आ चुका है। ठीक है, तो देखो मांग की लोच वह होती है जिससे मांग में, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से परिभाषा लिखा रहा हूं इसकी, मांग में अनुपातिक परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने से या भाग या विभाजित देने से प्राप्त होती है।
देखो मैंने कुछ लिखा, मैंने सिर्फ इसको, मैं इधर लिख रहा था ना मुआ करके, तो मैं इस सूत्र को देख रहा था बस। मैंने क्या लिखा, जिसे मांग में अनुपातिक परिवर्तन को, मांग में अनुपातिक परिवर्तन ऊपर हो गया, कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने से, यानी भाग किससे दे रहे हैं, अरे हम लिखते हैं ना जैसे 4/2 लिखना है, तो इसका मतलब 4 को 2 से भाग देना है। ऊपर वाली संख्या जो ऐसे लिखते हैं भाग के अंदर, और ये बाहर चली जाती है, कहने का मतलब नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं ऊपर वाली संख्या को। तो इसका मतलब कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन को कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से विभाजित करना या भाग देना है, समझे ना। तो यही आपका सूत्र है और यही आपका मीनिंग है। यही अपने श्रीमती रॉबिन्स ने कहा था, कोई बड़ा मैटर ही नहीं है, ठीक है। मांग में अनुपातिक परिवर्तन को ऊपर लिख देंगे, कीमत के अनुपातिक परिवर्तन को नीचे लिख देंगे, और मांग में जो अनुपातिक परिवर्तन है उसको कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से भाग दे देंगे, और जो भागफल आएगा, जो आपका आंसर आएगा, वो क्या होगा, मांग की लोच। सिंपल सी बात है, वही मांग की लोच होगा। अब ये सूत्र है, इसके ये मैंने सूत्र बनाया था, उससे पहले मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था, हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। उसके बाद इस सूत्र के जब मीनिंग बता दिया, परिभाषा बता दी, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम इसके आगे पढ़ते हैं। ये लिख के देते हैं अध्याय 4। देखो क्या पढ़ा हमने, जो मांग की लोच होती है वो कैसे होती है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इसका मतलब मांग वाले परिवर्तन में कीमत वाले परिवर्तन से भाग तो देना है, ठीक है। अब आती है अनुपातिक परिवर्तन, इसको आगे कैसे करेंगे। अनुपात क्या होता है, अनुपात होता है ना, मैं लिखता हूँ 2:4, इसका मतलब होता है 2/4, जो भाग में होती है ना उसको हम अनुपात में बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसके बाद अनुपात निकालेंगे कैसे, इसमें मांग में अनुपातिक परिवर्तन कैसा होता है। देखो मांग के लिए हमने क्यू लिया था, डेल्टा क्यू बटा क्यू। इसका मतलब मांग में अनुपातिक परिवर्तन की बात हो रही है, यानी परिवर्तन को ही देखना है हमें, किसको देखना है, परिवर्तन को। और यहाँ पर यह ध्यान रखना, तो डेल्टा है आपका, वो परिवर्तन को बताता है, किसको बताता है, परिवर्तन को बताता है। तो मांग में कितना परिवर्तन हुआ, मांग में कितना परिवर्तन हुआ, जो परिवर्तन हुआ है उसको, जो हमारे पास पहले मांग थी उससे भाग देना। ऐसे मान लेते हैं पहले मांग 10 थी, अब 15 हो गई, कितना परिवर्तन हुआ, 5 का, पहले कितनी थी 10, बस इसको भाग दे दो, ये अनुपातिक परिवर्तन आपका तैयार हो गया, मांग का अनुपातिक परिवर्तन। बटा में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, तो कीमत के लिए डेल्टा पी, यानी कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, जो परिवर्तन हुआ उससे कीमत को, तो प्रारंभ में मांग कीमत थी उससे मतलब भाग दे दो। कैसे, देखो पहले कीमत 5 थी, फिर 10 होगी, परिवर्तन कितना हुआ 5 का, प्रारंभ में कितनी थी 5, ठीक है। ध्यान रखना, जो आपको ये बता रही है प्रारंभिक, आपको मैं लिख देता हूँ थोड़ा, ये तो बता रही है आपको मांग में परिवर्तन को, मांग में परिवर्तन, जो मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये आपकी बता रही है प्रारंभिक मांग। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, उन्होंने कहा था मेरे पास 10 रुपये प्लस हो गए। अब आप, मैं कहूँगा बताओ मेरे पास कितने रुपए हैं, आपको नहीं पता चले, कोई कहेगा जी 10 है, कोई कहेगा 20, क्योंकि जब तक मेरी पहली स्थिति आपको पता नहीं चलेगी ना, तब तक आप नहीं बता सकते मेरे पास कितने पैसे हुए हैं। हो सकता है पहले बार मेरे कुछ ना हो, 10 ही हो गए, हो सकता है पहले 10 हो तो 20 हो गए, यानी इसका आंसर आप तब दे पाओगे जब आपको पहले वाली स्थिति पता हो। तो पहले वाली स्थिति ये है जो प्रारंभिक है, उस पर जो परिवर्तन हुआ है वो ऊपर लिख दो, ये है कीमत में परिवर्तन, और ये है आपकी प्रारंभिक कीमत, ठीक है। अभी मांग में कितना परिवर्तन हुआ बटा में प्रारंभिक मांग, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ बटा में प्रारंभिक कीमत। अब इसको आगे हम सूत्र को और त्याग दें तो और भी कर सकते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, एडी बराबर डेल्टा क्यू बटा क्यू, डेल्टा पी बटा पी, और डेल्टा के बारे में पहले बता चुका हूँ आपको, ये किसको बताता है, ये परिवर्तन को बताता है, ये बात याद रखना।
अब कोई संख्या जब भाग में होती है, जब उसको हम गुणा में ऊपर लेके जाते हैं तो गुणा में हो जाती है ना, जैसे मैंने लिखा 1/2, 3/4, तो ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो जो 3/4 है वो 4/3 हो जाएगा, यानी संख्या चेंज हो जाती है। तो देखो कैसे, डेल्टा क्यू बटा क्यू, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पी तो ऊपर चला जाएगा और डेल्टा पी नीचे आ जाएगा, यानी संख्या चेंज करके हम निशान चेंज कर सकते हैं, चिन्ह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, ईडी बराबर कोई संख्या, देखो मैं ये लिखूँ 2 × 3 6 होते हैं, अगर मैं 3 × 2 लिखूँ तो भी 6 होते हैं, यानी गुणा में संख्या बदली जा सकती है। तो मैं क्या लिख दूँ, डेल्टा क्यू बटा, डेल्टा के नीचे डेल्टा लगा दूँ, डेल्टा पी गुणा में पी बटा क्यू इधर ले आऊँ, बस ये आपका सूत्र है जो आपका तैयार हो चुका है। अब जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे, जितने भी हम प्रश्न करने वाले हैं, इसके अंदर आपके मांग की लोच में सवाल आएंगे, जो भी एग्जाम्पल आएंगे वो टोटल इसके आधार, बिल्कुल सिंपल है, इसके आधार पर भी कर सकते हो, इसमें भी मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो हमने एक सिंपल तरीका बताया भी, कहीं आपके बुक्स के अंदर ये मिल जाए तो कहीं सर ये है, ये क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना, मांग में अनुपातिक परिवर्तन यानी डेल्टा क्यू बटा क्यू, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन यानी डेल्टा पी बटा पी, और जब इसका ऊपर मतलब इसको हल करेंगे तो ये भाग वाली संख्या गुणा में होगी तो संख्या चेंज हो जाएगी, पी बटा डेल्टा पी, और इसको इधर चाहे इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आप कर लोगे। लेकिन आपका जो लास्ट वाला जो सरल जो सूत्र फॉर्मूला आपके बुक्स के अंदर वो ये है, हम करेंगे सबसे, जो आपको अच्छा लगे ना वो कर लेना, क्योंकि चीज़ तो एक ही है, इसी को तो बदल रहे हैं हम। इसको पहले भाग से गुणा में कर दिया, फिर आगे पीछे कर दिया, इसको एक दूसरे संख्या से बदल दिया, कुछ ज़्यादा हमने नहीं किया। तो जैसे हम एक दो आगे हम नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम सवाल ही करेंगे टोटल, तो हम सवाल करेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा किस प्रकार सूत्र का, किस प्रकार मांग की लोच निकाली जाती है, और मांग की श्रेणियाँ भी करेंगे। तो आज क्लास इतना ही, बस आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।